हेलो दोस्तों, आज हम अनजान रिश्ते एक अनोखी प्रेम कहानी का 13वां भाग लेकर आ गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसके पहले 12 भाग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने कहानी में देखा था कि प्रेम के मामा जी उसके घर आ जाते हैं और जब वो निशा को देखते हैं तो कहते हैं कि प्रेम, तुम्हारी शादी तो प्रिया से होने वाली थी, तो फिर अचानक निशा से कैसे हो गई। तो प्रेम कहता है, मामा जी आप अभी आए हैं तो पहले फ्रेश वगैरह हो जाइए, मैं शाम को ऑफिस से आऊँगा तो सारी बातें बताता हूँ। तो अब आगे की कहानी को सुनते हैं। थोड़ी देर में सुनंदा आ जाती है और मामा जी को देखकर कहती है, अरे भैया आप अभी आए क्या। मामा जी बोलते हैं, दीदी मैं अभी आया हूँ। प्रेम सुनंदा से बोलता है, प्रिया को भेजिए, वह मेरे साथ ऑफिस जाएगी। सुनंदा बोलती है, प्रिया तो सुबह ही ऑफिस चली गई। निशा मामा जी को नमस्ते कहती है। मामा जी उससे कहते हैं, खुश रहो, सदा सुहागन रहो। प्रेम बोलता है, मामा जी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। वो सबसे बाय बोलता है और निशा से भी बाय कहना भूल जाता है। निशा मन ही मन बड़बड़ाती है, देखा सबसे बाय कहा और हमारी तरफ देखा तक नहीं, ऐसे है मिस्टर नटवर लाल। तभी बाहर से बड़ी माँ और दादी माँ आ जाती हैं। दादी माँ मामा जी को देखकर खुश होती हैं। मामा जी उनके पैर छूते हैं और दोनों उनको आशीर्वाद देती हैं, सदा सुखी रहो। मामा जी पूछते हैं, अम्मा दीदी आप कहाँ गए थे। बड़ी माँ कहती हैं, मैं सब्जी लेने गई थी, सोचा थोड़ा माँ को मंदिर घुमा लाऊं। अच्छा तो आप लोग मंदिर से आ रहे हैं, पर हमारी अम्मा कहाँ हैं। बड़ी माँ बोलती हैं, गई तो हमारे साथ थी, पर उनका पंडित जी से काम था और वह भी थोड़ी देर में आ जाएंगी। जिस गाड़ी से हम आए हैं वही गाड़ी उनको लेने जा रही है। दादी बोलती हैं, कुंदन तुम थक गए होगे तो फ्रेश हो जाओ, कुछ खा पी कर बात करते हैं। मामा जी बोलते हैं, ठीक है अम्मा, हम फ्रेश होकर आते हैं। और मामा जी मामी के साथ कमरे में चले जाते हैं। ऑफिस में वरुण प्रेम को फ़ोन करता है और कहता है, सर ज़रा मेरे कैबिन में आइए। तो प्रेम वरुण के कैबिन में जाता है तो वरुण खड़ा हो जाता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। प्रेम वरुण की जगह बैठ जाता है। वरुण प्रेम को लैपटॉप में दिखाता है। वरुण कहता है, देखिए सर, यह वह ज़मीन है जो हमने खरीदी है। यहाँ पर एक तालाब है, पीछे कुछ दूरी पर पहाड़ है। यहाँ पर मैंने काम चालू करवा दिया है, पर तभी अभी तालाब की साफ सफाई नहीं हुई है, क्योंकि मज़दूरों का कहना है कि वहाँ शायद कोई जहरीले सांप वगैरह हो सकते हैं। प्रेम कहता है, सबसे कहना काम करें लेकिन पूरी सेफ्टी से। कितने मज़दूर होंगे। वरुण बोलता है, सर यही कोई 350 लोग होंगे। प्रेम बोलता है, उन सभी मज़दूरों की लिस्ट बनाओ, सबका इंश्योरेंस करवा दो। वरुण बोलता है, ओके सर। उधर नानी मंदिर से लौट कर आती हैं और बड़ी माँ से कहती हैं, आज हमने एक बहुत ही पहुँचे हुए पंडित से बात की है, वह हमें मंदिर में मिल गए हैं। रत्ना तुम हमें प्रेम और दोनों बेटियों की कुंडली दे दो, कल हम उस पंडित जी को दिखाएंगे, वह कुंडली बहुत अच्छी देख लेते हैं। बड़ी माँ बोलती हैं, माँ मैं आपको सब बच्चों की कुंडली दे दूँगी। तभी मामा जी आ जाते हैं। नानी उनको देखकर कहती है, अरे हमारा बेटा कुंदन। मामा जी अपनी माँ के पैर छूते हैं और नानी मामा जी को गले लगा लेती हैं और उनका माथा चूमती हैं। और कुंदन तुम्हारा काम ठीक हो गया। मामा जी कहते हैं, हाँ अम्मा सब काम हो गया और कल तुमको और शांति को हमारे साथ गुजरात चलना है। कल की हमने टिकट कराई है। दुकान से बार बार लल्लू का फ़ोन आ रहा है, क्योंकि माल जल्दी पहुंच जाएगा तो हमारा दुकान में होना बहुत ज़रूरी है। नानी बोलती हैं, हम अभी नहीं जा सकते, हमें बहुत काम है। तो मामा जी ने कहा, अम्मा तुमको यहाँ क्या काम है। अरे हमने तो अभी ठीक से मुंबई भी नहीं देखा। सुनंदा हमें शिरडी ले जाएगी,
त्र्यंबकेश्वर ले जाएगी, हम घूम के आएंगे, हम अभी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। मामा जी बोलते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, पर शांति हमारे साथ जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तुम उसको ले जाओ, नानी कहती हैं। सुनंदा, जरा तुम हमारे साथ कमरे में आओ, तुमसे एक बात करनी है। और नानी सुनंदा को कमरे में ले जाती है। सुनंदा नानी कमरे में पहुंचते हैं। नानी अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और सुनंदा से कहती है, हमने तुम्हारा काम कर दिया है, अब देखते हैं यह लड़की कैसे घर में रहती है। सुनंदा पूछती है, माँ जी आपने क्या किया है? नानी बोलती हैं, यह सीक्रेट है, कल दिन में तुम देखना क्या होता है। सबसे पहले इस लड़की को हम रत्ना और बहन जी की नज़रों से गिराएंगे। उनकी नज़रों से गिरते ही इसकी इज्जत इस घर में 2 पैसे की हो जाएगी। बस अब तुम कल का इंतज़ार करो। दोनों के चेहरे पर एक कुटिलता की मुस्कान आ जाती है। फिर शाम को प्रेम प्रिया एक साथ घर आते हैं। सारे परिवार के लोग ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। प्रेम और प्रिया, तुम लोग आ गए, तुम लोग भी चाय पी लो, बड़ी माँ प्रेम और प्रिया से कहती हैं। प्रेम बोलता है, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ, निशा तुम मेरे साथ कमरे में आओ। प्रेम निशा को निर्देश देता है। दोनों को साथ देखकर निशा चिढ़ जाती है। निशा बोलती है, हमें काम है, हम नहीं आएंगे। प्रेम निशा का हाथ पकड़ता है और लगभग घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और बड़बड़ाता जाता है, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, चलो मेरे साथ ऊपर चलो। कमरे में आकर प्रेम निशा का हाथ छोड़ देता है और कहता है, मेरे कपड़े निकाल दो, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। निशा कहती है, उसी से निकलवा लीजिए ना जिसके साथ अभी आ रहे हैं। प्रेम बोलता है, क्या बोल रही हो? निशा कुछ नहीं कहती और प्रेम के कपड़े निकाल कर बेड पर रख कर चली जाती है। मामा को नानी द्वारा निशा और प्रेम की शादी का पता चल जाता है। फिर रात को सब लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। मामा जी प्रेम से कहते हैं, बिटवा कल हम लोग जा रहे हैं। और प्रेम बोलता है, अरे मामा जी इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, कुछ दिन रहिए ना। मामा जी बोलते हैं, नहीं बेटा, हमारा दुकान का सामान पहुंच जाएगा तो दुकान में वह नौकर संभाल नहीं पाएगा, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। और मामी जी भी तुम्हारे साथ ही जा रही हैं, पर अम्मा नहीं जा रही है, अम्मा यहीं कुछ दिन रहेगी, त्र्यंबकेश्वर शिरडी घूम कर आएगी, उनका टिकट करवा दूंगा तो आ जाएंगी। अम्मा अपनी मर्जी के मालिक है। अरे मामा जी, मामी को भी छोड़ दीजिए ना। मामी जी की तरफ देखकर बोलते हैं, यह बात तो तुम अपनी मामी से पूछो, अगर उनका रहने का मन होगा तो रह जाएंगी। प्रेम से कहते हैं मामा जी, मामी जी आप रह जाइए ना, अभी तो आपने मुंबई ठीक से नहीं घूमा। मामी कहती हैं, हे मैया, अगर हम रुक गए तो तुम्हारे मामा जी को खाने पीने की बहुत परेशानी होगी, इसलिए हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। और धीरे से कहती हैं, वैसे भी हम राक्षसी के साथ नहीं रहना चाहते। शांति, क्या तुमने हमें राक्षसी कहा? नानी जी मामी की तरफ मुंह करके घूर के देखकर बोलती हैं। मामी बोलती हैं, हे मैया, हम कुछ बोले का? हम तो कुछ नहीं बोले। का मन की बात भी सुनने लगी हो? यह बात बहुत धीरे से कहती है मामी जी और सब लोग हंसने लगते हैं। सब लोग खाना खा चुके होते हैं। मामा जी बोलते हैं, ठीक है बिटवा, सुबह मिलते हैं। और मामी से कहते हैं, शांति तुम अपना सामान पैक करो चल के। फिर सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जब रात को दोनों कमरे में सोने आते हैं तो निशा चुपचाप चादर ओढ़ के अपने बेड पर लेट जाती है। वह सोती नहीं, आंख मूंद कर सोने का नाटक करती है। प्रेम सोफे पर लेट जाता है और मन में सोचता है, आज निशा बहुत चुप है, कुछ बात नहीं कर रही। प्रेम जानबूझकर निशा से बोलता है, निशा निशा, 2 बार आवाज़ लगाते हुए बोला, आज तुम्हारे पास बातों का पिटारा ख़त्म हो गया क्या? आज सारा दिन घर में क्या हुआ नहीं बताओगी क्या? निशा पहले तो चुप रहती है, बाद में गुस्से से बोलती है, क्यों बोलूं? आप भी तो रात को कल बात नहीं कर रहे थे। बात करने का शौक़ है तो आप जाइए ना, उसी के पास से बात कीजिए। ज़्यादा परेशान करेंगे
तो हम बड़ी माँ के कमरे में चले जाएंगे। यह बात निशा आंखें मूंदे मूंदे कहती है। तभी उसको अपने करीब, बहुत करीब गंभीर आवाज़ सुनाई देती है। तो वह आंख खोल कर देखती है कि प्रेम उसके बेड के पास उस पर झुका हुआ कह रहा है, जरा जाकर तो दिखाओ। निशा प्रेम को इतना करीब देखकर उठकर बैठ जाती है। प्रेम फिर वही बात कहता है, हिम्मत है तो जरा जाकर दिखाओ। निशा हकला जाती है, कहती है, हिम्मत हिम्मत है हम में। प्रेम निशा के होठों पर उंगली रख देता है, कहता है, चुप। अब यह बताओ तुम नाराज क्यों हो? वैसे तुम्हारी नाराज़गी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जानना चाहता हूँ तुम नाराज़ क्यों हो? निशा बोलती है, अगर आपको मेरी नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप जानना क्यों चाहते हैं कि हम नाराज़ क्यों हैं? तुम मुझे बताती हो या नहीं? निशा बोलती है, नहीं बताएंगे, क्या कर लेंगे? हम इसी वक्त जा रहे हैं बड़ी माँ के कमरे में। और निशा उठकर जाने की कोशिश करती है। तभी प्रेम उसे अपनी बाहों में दबोच लेता है। निशा, प्रेम सिंह, मेरी इजाज़त के बगैर तुम इस कमरे से कहीं नहीं जा सकती हो। निशा अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है और पूरी तरह कसमस जाती है। प्रेम बोलता है, आज मुझे भी देखना है कि तुम में कितनी ताकत है। निशा बोलती है, प्रेम के चेहरे की तरफ देखकर, हाँ देखिए, हमें बहुत ताकत है, अभी दिखाते हैं आपको। और निशा पूरी ताकत अपने आप को छुड़ाने में कोशिश करती है, पर प्रेम इतना कस के उसको अपनी बाहों में लिए हुआ था कि निशा खुद को छुड़ा नहीं पाती। प्रेम बोलता है, क्यों निशा प्रेम सिंह, ताकत दिखाओ ना। निशा बोलती है, हम कमज़ोर थोड़े ही हैं, पर हम ज़्यादा ताकत लगा नहीं रहे हैं क्योंकि आप हमारे पति हैं ना, इसलिए। प्रेम कहता है, चलो अब बता दो, इतना गुस्सा क्यों दिखा रही हो? हाँ, हम आपसे नाराज़ हैं। क्या हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए? सुबह आप अपने ऑफिस चले जाते हैं, पूरा दिन हम आपका इंतज़ार करते हैं और आप ऑफिस जाने के बाद हमें एक फ़ोन तक नहीं करते हैं। आपके बिना हमें पूरा घर सूना सूना सा लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमें नहीं पता। दिन भर सोचते हैं आप आएंगे तो आपसे ये बात करेंगे, आपसे वो बात बताएंगे। प्रेम निशा का चेहरा देखता रहता है। निशा अपनी धुन में मगन बोली जा रही थी। हफ्ते में एक इतवार आता है, उस दिन भी आप लैपटॉप लेकर बैठ जाते हैं। निशा, प्रेम कुछ कहना चाहता है पर निशा उसके होठों पर उंगली रख देती है। अब आप चुप रहिए, आज हम बोलेंगे और आप सुनेंगे। ऊपर से प्रिया, इस लड़की पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है, बस इतनी सी बात है। निशा अपने दिल की सारी बातें प्रेम को बता देती है। अब हमें छोड़िए। प्रेम निशा को छोड़ देता है और अपने पास बिठाकर उसे समझाता है, तुम्हारी हर शिकायत जायज़ है। आज के बाद इस बात का मैं पूरा ख्याल रखूँगा कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत ना हो। और रही बात प्रिया की, तो निशा, मैं तुमको आखिरी बार ये बता रहा हूँ, तुम मेरी धर्म पत्नी हो और प्रिया मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। इसके अलावा वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उससे शादी मैं अपनी माँ के वचन के लिए कर रहा था, उससे मेरी शादी नहीं हुई। ये भगवान की मर्जी। तुमको मुझ पर विश्वास है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता। आगे तुम्हारी मर्जी। मेरा वादा है तुमसे, अब मैं तुमको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। निशा बोलती है, हमें आप पर विश्वास है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा विश्वास टूटने नहीं दूंगा। मेरे और तुम्हारे बीच किसी को नहीं आने दूंगा। निशा प्रेम की आंखों में आंखें मिलाती है। निशा को प्रेम की आंखों में सच्चाई दिखती है और प्रेम को निशा की आंखों में अपने लिए प्यार नज़र आने लगता है। प्रेम बेड से उठकर खड़ा हो जाता है। निशा उससे पूछती है, आप हमसे नाराज़ तो नहीं हैं? मैंने गुस्से में बहुत कुछ सुना दिया। और निशा अपने कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगती है। नहीं निशा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया है। अब ये कान छोड़ो और सो जाओ। प्रेम निशा का हाथ पकड़कर उसके कान छुड़ाता है। फिर प्रेम सोफे पर
सोने की कोशिश करता है। निशा बेड पर सोने की कोशिश करती है। नींद दोनों को नहीं आती। दोनों अपने अपने विचारों से एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। फिर सुबह मामा जी और नानी जी गुजरात जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारा सामान उनका ड्राइंग रूम में रखा हुआ है। तभी प्रेम आता है और नौकर लोग सारा सामान उनका गाड़ी में रखवा देते हैं। प्रेम बोलता है, चलिए मामा जी, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ कर आता हूँ, उधर से ही ऑफिस चला जाऊँगा। मामा जी सबसे मिलते हैं। बड़ी माँ से मामी जी गले मिलती हुई बोलती हैं, हे मैया जी हम फिर आएंगे। जब वैशाली की शादी होगी और सासू माँ के पैर छूती है, दादी माँ के पैर छूती है। दादी माँ कहती है, सदा सुखी रहो बहू, और निशा के गले लगती है और कहती है, कपड़ा चोर सदा सुखी रहो, और अपनी आंखों से काजल का टीका उसके कान के पीछे लगा देती हैं और कहती हैं, किसी की काली नज़र तुम पर और प्रेम पर ना लगे। हमेशा हमारा काजल का टीका तुमको बुरी नज़र से बचाएगा। और अपनी सास की तरफ तिरछी नज़र से देखती हैं। मामी जी निशा को आशीर्वाद देती हैं और अपने बैग से गहनों का डिब्बा जो उन्होंने निशा के लिए मंगाया था फिर निशा के हाथ में दे देती हैं। हे मैया, ये लो कपड़ा चोर, हम तुम्हारे लिए यह सुंदर सा हार बनवा कर दे रहे हैं। यह तुम्हारे मामा तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। निशा प्रेम की तरफ देखती है और बड़ी माँ की तरफ देखती है। दोनों लेने के लिए आंखों से इशारा करते हैं तो निशा मामी से वो गहनों का डब्बा ले लेती है। फिर मामा और मामी गाड़ी में बैठने के लिए बाहर की तरफ जाने लगते हैं। प्रेम कहता है, अच्छा मैं जाता हूँ। तभी दो आवाज़ उसको सुनाई देती है, जाता हूँ नहीं, जाकर आता हूँ। प्रेम देखता है तो निशा और बड़ी माँ एक साथ यह कह रहे होते हैं। प्रेम कहता हूँ, हाँ ओके जाकर आता हूँ, और सबको बाय कहता है। आज निशा को बाय कहना नहीं भूलता। बाय निशा। और मामा मामी और प्रेम तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। प्रेम मामा और मामी को एयरपोर्ट छोड़कर सीधा ऑफिस पहुंचता है और वरुण के कैबिन में जाता है। वरुण अभी इसी वक्त हम उस साइट पर चलते हैं जहां पर काम हो रहा है। वरुण कहता है, ओके सर, और फिर दोनों ऑफिस से निकलकर साइट पर चले जाते हैं। प्रेम पहली बार उस साइट को देखकर कहता है, वरुण तुम ठीक कह रहे थे, जगह तो बहुत खूबसूरत है, तालाब भी काफ़ी बड़ा है, हम इसको पिकनिक स्पॉट बनाते हैं। जगह बड़ी है इसलिए यहाँ एक अच्छा रिजॉर्ट भी बन सकता है, रेस्टोरेंट बन सकता है। हम कस्टमर के लिए सारी चीज़ें यहाँ ही उपलब्ध करा देंगे। थोड़ी दूर पर देखो मंदिर भी है, मंदिर की जगह पर हम पूजा की दुकानें डलवा सकते हैं। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और बाहर से घूमने आने वाले लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। तालाब साफ करवाओ, लेकिन बहुत सेफ्टी से, बड़े बड़े पाइप डाल के पहले उसका पानी निकलवाओ। सारे जहरीले जानवर दिखने लगेंगे। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फ़ोन करके उनको बुला लो। किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और सेफ्टी से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ले जाएंगे। तभी वरुण बोलता है, ओके सर। और हाँ, क्या तुमने मज़दूरों का इंश्योरेंस करवाया? यस सर। हाँ, इन सब का हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा दो, क्योंकि यह जंगल इलाका है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी मज़दूर को किसी प्रकार की तकलीफ़ हो। सबसे कहना वह बहुत सेफ्टी से काम करें और उनकी सेफ्टी हमारी भी जिम्मेदारी है। वरुण बोलता है, ओके सर। फिर वरुण प्रेम को देखता रहता है। प्रेम ने कहा, वरुण क्या हुआ, क्या देख रहे हो मेरी तरफ? वरुण ने कहा, सर मैं सोच रहा हूँ आप कैसे इंसान हैं, इंसान से लेकर जानवर तक के बारे में सोचते हैं। प्रेम जवाब में सिर्फ मुस्कुरा देता है। वरुण कहता है, मैं इतने दिन से सोच रहा था कि तालाब का पानी कैसे निकलेगा, पर आपने 1 मिनट में ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। प्रेम बोलता है, हम दोनों अपनी जगह माहिर हैं। मैं बिजनेस में कैन सॉल्व द प्रॉब्लम और तुम मेरी जिंदगी की सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर हंसते हुए दोनों कार में बैठ जाते हैं। प्रेम पूछता है,
प्रिया को तुमने कहाँ तक जाना है? प्रिया के लिए तुम परफेक्ट पति हो। मैं तुम्हारी शादी प्रिया से कराना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद हो तो मुझे बता दो। वरुण बोलता है, नहीं सर, मुझे प्रिया जी बहुत अच्छी लगती हैं। धीरे धीरे उनके मन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रेम बोलता है, वेरी गुड, तुम उसे देखो, समझो और जानो, उसके बाद ही अब आगे की बात करेंगे। तुम प्रिया के दिल में अपने लिए जगह बनाओ। आप चिंता मत करिए सर। तभी प्रेम बोला, मैं जानता हूँ, मेरा वरुण बहुत समझदार बच्चा है। प्रेम प्यार से वरुण के गाल पर हाथ फेरता है। उधर बड़ी माँ कहती है, निशा हम लोग मंदिर जा रहे हैं। बड़ी माँ निशा के पास आकर बोलती है, हो सकता है हम लोगों को देर हो जाए, तुम खाना खा लेना। निशा बोलती है, ठीक है बड़ी माँ। फिर बड़ी माँ, नानी और दादी और सुगंधा सभी लोग मंदिर चले जाते हैं। वैशाली और विशाखा, तुम लोग कॉलेज से जल्दी आ जाना आज, क्योंकि यहाँ भाभी अकेले हैं। बड़ी माँ अपनी दोनों बेटियों को फ़ोन करके हिदायत देती हैं और मंदिर की तरफ रवाना हो जाती हैं। नानी मंदिर पहुंचकर पंडित जी को फ़ोन लगाती हैं और कहती हैं, पंडित जी जैसा हमने कहा वैसा ही करना, सबकी कुंडली देखना, जैसी है वैसे ही बताना, पर प्रेम की कुंडली देखकर कुछ अलग गलत बताना और कहना कि प्रेम आपकी पत्नी पूजा करेगी तभी विपत्ति टलेगी, आपका पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। पंडित जी फ़ोन पर बोलता है, ठीक है। नानी पंडित जी से कहती है, प्रेम की पत्नी को इतनी कठिन पूजा बताना कि वो चाह कर भी कर ना पाए। पंडित जी बोलते हैं, ऐसा ही होगा। फिर नानी वहाँ आती है जहाँ दादी और बड़ी माँ और सुनंदा खड़ी थी। नानी बोलती है, हमने पंडित जी से बात कर ली है, पंडित जी अब फ्री हो गए हैं, चलो हम उनसे मिलते हैं। फिर सब लोग पंडित जी से मिलने चले जाते हैं। पंडित जी सबकी कुंडली देखते हैं, सबको अच्छा अच्छा बताते हैं, पर प्रेम की कुंडली देखते ही और सोचने वाले मुद्रा में बैठ जाते हैं, जैसे लगता हो उनको कुंडली में बहुत भयंकर बात दिख रही हो। बड़ी माँ, दादी एक दूसरे का मुंह देखती हैं। दादी पंडित जी से पूछती हैं, पंडित जी क्या बात है, क्या मेरे पोते की कुंडली में कोई संकट है? पंडित जी कहते हैं, आपके पोते के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, आपके पोते की इसमें जान भी जा सकती है। बड़ी माँ और दादी घबरा जाती हैं। दादी बोलती हैं, पंडित जी उसका कोई निवारण हो तो हमें बताइए। पंडित जी कहते हैं, इसका एक ही निवारण है, भोले शंकर की पूजा, जो बहुत ही कठिन है। अगर आपके बच्चे की शादी हो गई है तो उसकी पत्नी को करना चाहिए। उसकी पत्नी को सुबह 4 बजे उठकर पानी में घुसकर 5001 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा और शिव मंदिर में जाकर गीले कपड़े पहनकर शिव जी में जल चढ़ाना होगा। ऐसा उसे 21 सोमवार करना होगा, तो आपके पोते की कुंडली में जो ग्रह है कुछ ठीक हो सकता है और उस दिन पूरा दिन उपवास भी रहना होगा। अगर आपकी बहू है तो उसे ही करना होगा। बड़ी माँ चिंता में पड़ जाती हैं कि क्या निशा ऐसा कर पाएगी। उधर प्रेम निशा को फ़ोन करता है। निशा के फ़ोन की रिंग टोन बजती है। भाभी आपका फ़ोन बज रहा है। नौकर निशा को आवाज़ देता है। निशा आकर अपना फ़ोन उठाती है। हेलो। निशा क्या कर रही थी? प्रेम निशा से पूछता है। वो हम वैशाली के लिए खाना गर्म कर रहे थे, वो अभी कॉलेज से आई है। तुम खाना क्यों गर्म कर रही हो? घर के नौकर कहाँ हैं? सब लोग हैं, पर हम बैठे बैठे बोर हो रहे थे, इसलिए वैशाली के लिए खाना गर्म करने लगे। प्रेम पूछता है, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? निशा बताती है, नानी और दादी माँ मंदिर गए हुए हैं। तुमने खाना खाया? प्रेम निशा से पूछता है। अभी हमने खाना नहीं खाया। फिर निशा उससे पूछती है, आपने खाना खाया कि नहीं? तो प्रेम बोलता है, नहीं। क्या घर पर आएंगे? नहीं, आज बाहर कुछ खा लूँगा, घर आने का टाइम नहीं है क्योंकि आधे घंटे बाद मेरी मीटिंग है। हाँ, शाम को जल्दी आ जाऊँगा, अपना ख्याल रखना। अब फ़ोन रखूँ? प्रेम निशा से पूछता है। निशा बोलती है, अच्छा ठीक है, आप फ़ोन रखिए, ओके बाय। उधर से प्रेम फ़ोन रख देता है। निशा को एक अजीब सा सुकून मिलता है। प्रेम से बात करके उसे ऐसा लगता है मानो चारों तरफ
फूल ही फूल खिल गए हों। अंदर से उसे अजीब सी खुशी होती है। निशा मन ही मन कहती है, यह कैसी खुशी है, ये कैसा सुकून है। वो कहती है, घर में बड़ी माँ, दादी सब लोग बात करते थे, लेकिन पता नहीं हमारा दिल क्यों बेचैन रहता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। पर आज उनसे बात करके क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों मन खुश लग रहा है। और गुनगुनाने लगती है। उधर वरुण पूछता है, भाभी से बात हो गई? तो प्रेम बोलता है, हाँ हो गई। प्रेम वरुण से कहता है, गलती मेरी थी, दुनिया की फिक्र करते हुए मैं भूल गया था कि मेरे साथ कोई जुड़ चुकी है, मुझे उसकी फिक्र करनी चाहिए। वो मासूम लड़की मेरे अलावा किसी से बात नहीं कह सकती। वरुण कहता है कि कोई बात हुई है क्या सर? प्रेम बोलता है, नहीं कोई बात नहीं हुई, उसकी एक शिकायत ने मेरी आंखें खोल दी है। उधर बड़ी माँ, दादी और नानी सब लोग घर पर आ जाते हैं। बड़ी माँ और दादी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं होती हैं। वो थोड़ी घबराई सी होती हैं। कुसुमा उनको पानी लाकर देती है। तभी निशा आती है और पूछती है, पंडित जी ने इनकी कुंडली देखकर क्या कहा? बड़ी माँ निशा की तरफ देखती हैं और निशा को प्यार से अपनी पास बिठा लेती हैं। बैठो निशा, हमें तुमसे एक बात करनी है। निशा बोलती है, हाँ बड़ी माँ कहिए ना, क्या बात है? बड़ी माँ बोलती है, बेटा मैं एक बात तुमसे कहूँगी तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? निशा बोली, हाँ बड़ी माँ हम ज़रूर आपकी बात मानेंगे, पर बात तो बताइए क्या है? आपके चेहरे क्यों चिंताजनक हैं? निशा उनके चेहरे को देखकर समझ जाती है कि ज़रूर कोई बात है। बड़ी माँ बोलती हैं, निशा तुम्हें प्रेम के लिए एक पूजा करनी होगी। निशा बोलती है, हाँ हाँ बोलिए, हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, आप बताइए तो सही हमें क्या करना है। बड़ी माँ बोलती हैं, तुम्हें कल से सुबह 4 बजे उठकर किसी नदी पर जाकर पानी में खड़े रहकर 5001 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और फिर जल लेकर शंकर भगवान जी की पूजा करनी है। क्या तुम ऐसा कर पाओगी? और कल उपवास भी रखना है। निशा बोली, हाँ बड़ी माँ हम ज़रूर करेंगे, पर यह तो बताइए कि उनकी कुंडली में पंडित जी ने क्या बताया? तभी दादी बोलती हैं, प्रेम की ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं। पंडित जी ने कहा अगर उनकी पत्नी शंकर भगवान जी की पूजा करे तो उनके ग्रह ठीक हो सकते हैं। प्रेम की जान को भी खतरा है। निशा बोलती है, हम उनकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप बताइए, हम इससे ज़्यादा कठिन पूजा भी कर सकते हैं। नानी निशा का चेहरा देखती हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि निशा इतनी आसानी से पूजा करने के लिए मान जाएगी। नानी निशा से कहती हैं, इतना आसान नहीं है जितना आसान तुम समझ रही हो। पानी में खड़े रहकर 5001 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। कर पाओगी? और वह भी सुबह भूखे प्यासे, पूरा दिन खाना पीना नहीं है। निशा बोलती है, पति से ज़्यादा दुनिया में हमारे लिए कुछ भी प्यारा नहीं है, इसलिए हम उनकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारी पूजा पाठ से उनकी विपत्ति कम हो सकती है तो इससे भी ज़्यादा कठिन पूजा हम कर सकते हैं। यह पूजा कल से करनी है ना, तो हम तैयार हैं। बड़ी माँ बोलती हैं, उससे पहले हमें एक नदी तलाश करनी होगी। नानी बोलती हैं, हम जब रास्ते पर आ रहे थे तो हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक तालाब है, शायद वहाँ कोई काम चल रहा है, वह तालाब ठीक रहेगा। उसके थोड़ी दूर पर हमने शंकर भगवान जी का मंदिर भी देखा है, तो निशा तालाब में नहाकर आराम से शंकर भगवान जी की पूजा कर सकती है। और घर से थोड़ी दूर पर है तो पैदल भी जा सकते हैं, पर निशा तुमको नंगे पैर जाना होगा। नानी सबको समझाती है। निशा हर बात के लिए खुशी से तैयार हो जाती है। बड़ी माँ निशा का हाथ अपने हाथ में लेती हैं और पूछती हैं, कर पाओगी निशा? तो निशा बोलती है, हाँ बड़ी माँ, हम पर विश्वास रखें, हम कर पाएंगे। शादी से पहले हमने बहुत उपवास और व्रत रखे हैं, इसलिए हमारे लिए यह कठिन नहीं है। दादी बोलती हैं, और सब तो ठीक है, पर यह बात प्रेम को पता नहीं चलनी चाहिए। और दूसरी बात, निशा की सुरक्षा की बात है। हम किसी नौकर को निशा के साथ भेजा करेंगे।
दादी आप चिंता मत करें, इसका इलाज भी हमारे पास है। आपको किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार हमको आप तालाब दिखा दें कि कहाँ पर है, हम अकेले ही चले जाया करेंगे। फिर सब लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। निशा भी अपने कमरे में आती है और अपने बैग से एक मुखौटा निकालती है और मुंह पर लगाती है। फिर अपना मुंह शीशे में देखती है तो खुद ही चिल्ला पड़ती है, आहा, अरे ये हम ही हैं, हम तो बेकार में डर गए। निशा मुखौटे के साथ उसकी ड्रेस भी पहन लेती है जिसमें कंगाल का ड्राइंग बना होता है। इधर सुनंदा और नानी आपस में बात कर रही होती हैं। माँ जी, यह लड़की तो इतनी आसानी से पूजा करने को तैयार हो गई। नानी बोलती है, हमें भी यकीन नहीं होता, हमें तो लगता था यह लड़की तुरंत इनकार कर देगी, पर यह तो तैयार हो गई। सुनंदा नानी से कहती हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? 2-3 दिन तक देखते हैं, उस तालाब पर जाएगी तब पता चलेगा, डर के मारे छोड़ देगी। तभी निशा कंकाल वाली ड्रेस में भूत वाले चेहरे के साथ उनके सामने प्रकट हो जाती है और सुनंदा नानी की चीखें निकल जाती हैं। वो लोग चिल्लाते हुए ड्राइंग रूम में आ जाती हैं, भूत भूत, बचाओ बचाओ। दादी और बड़ी माँ भी आ जाते हैं। दादी और बड़ी माँ भी थोड़ी देर के लिए डर जाती हैं। विशाखा और वैशाली भी आ जाते हैं। घर के सभी लोग ड्राइंग रूम में जमा हो जाते हैं। तभी निशा हंसते हुए अपना मुखौटा और ड्रेस उतार के दिखा देती है, कहती है, डरिए मत, हम हैं निशा। तो दोस्तों, क्या निशा अपनी पूजा कर पाएगी? जब प्रेम को पता चलेगा तो प्रेम क्या करेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसका अगला भाग ज़रूर सुनें, जो जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।